आज हम डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। पेजिंग का एक और नाम भी है, इफ यू पीपल रिमेम्बर। और कुछ बच्चों को याद हो, किसी ने पहले A2 नहीं पढ़ी, सारे सर मैंने पेजिंग नहीं पढ़ पेजिंग थोड़ा सा पढ़ा। याद आ जाएगा। चैप्टर 16 के मैं अपने पास नोट्स ओपन कर लेता हूँ। ये वही नोट्स हैं जो कि वेबसाइट पे रखे हुए हैं। टॉपिकल पास पेपर पेपर 3 बुकलेट जो तुम लोगों के पास मौजूद है और वेबसाइट पे भी है, उसी को यूज करते हैं। 3.4 पेपर 3 का चैप्टर 4 मतलब चैप्टर 16, क्योंकि चैप्टर 13 14 15 16 जो है वो पेपर 3 का हिस्सा है। मैंने नोट्स को ओपन कर लिया और पेपर 3 की टॉपिकल बुकलेट को ओपन कर लिया। तो देखो, पेजिंग के लिए एक सबसे मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा नाम में मिलेगा, डिस्क थ्रेशिंग भी कहते हैं। ये पता होना चाहिए, ये कीवर्ड इज द रिक्वायरमेंट। डिस्क थ्रेशिंग या पेजिंग होती क्या है? डिस्क थ्रेशिंग क्या होती है स्पेसिफिकली? जब लेट्स सपोज अगर तुम्हारे पास तुम्हारे सिस्टम के अंदर 4 GB की रैम है और तुम एक गेम जो है वो रन करना चाहते हो जो कि अराउंड 3 GB की है, लेकिन क्योंकि तुम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होगे, वो भले फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो कोई 1.5 GB तो अप्रोक्सीमेटली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्वायर करके रैम के अंदर बैठा हुआ होता है। लेट्स 1.5 GB है, कुछ और एप्लीकेशंस एंटीवायरस वगैरह भी लोड हुए हुए, 2 GB 4 GB में से एक्वायर करके रखा हुआ है उसका। गेम कितने जीबी की थी? 3 GB की थी। रैम कितनी जीबी की आपके पास? 4 GB की। अब आपको गेम खेलनी है, आप गेम कैसे खेलोगे? गेम पे जैसे डबल क्लिक करोगे, गेम तो बोलेगी मुझे 3 GB स्पेस चाहिए रन होने के लिए। आपके पास 2 GB इस वक्त मौजूद है जो अवेलेबल है। तो उस टाइम पे डिस्क थ्रैशिंग होगी। डिस्क थ्रैशिंग इज व्हेन योर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी RAM, and part of it is loaded into a hard drive or solid state drive, secondary storage, and that part of solid state drive is behaving as RAM. ठीक है, virtual memory का concept। ठीक है, एक्सटेंडेड मेमोरी भी इसको कहा जाता है। आजकल कुछ जो है स्मार्टफोन जैसे इसको वो कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं जी। 16 GB एक्सटेंडेड रैम है, वैसे 10 GB है, 12 GB है, 4 GB एक्सटेंडेड है। भाई क्या सॉलिड तुम्हारी जो मेमोरी उसी को तुमने यूज किया हुआ है, सही है, बट इट्स बीइंग यूज्ड दैट वे। हो सकता है कि उन्होंने पार्ट को थोड़ा स्पीड अप किया होगा। सुना देख लिया यार बोलो। अच्छा, तो एक चीज बेटा ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें पेजिंग को हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि अच्छा सब पे आना यार, पेजिंग का हम इसलिए यूज करते हैं कि जो मैं तुम कह रहा था ना कि 3 GB की गेम है, 3 GB की गेम के क्या बनाएंगे? पेजेस बनाए जाएंगे, जैसे किताब के पेजेस होते हैं। 100 पेजेस है, उसका प्रोग्राम होगा ना, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो उसके पेजेस बनाए जाएंगे। कुछ पेजेस इस गेम के आपके रैम में लोड कर दिए जाएंगे, मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी रैम अभी चीज तुम्हारी फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। फिर मेन मेमोरी कह रहा हूँ, जिसका मतलब रैम है 4 GB 8 GB वाली। अब 4 GB में से वो जो 2 GB आपकी गेम है, लेट्स सपोज उसके बहुत सारे पेजेस मेन मेमोरी में लोड हो गए। बाकी जो 1 GB बच गए वो उसने सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो रैम बिहेव करवाया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस गेम को, उसके अंदर लोडेड है। गेम विल गोना फील, गेम को बिल्कुल यही कहा जाएगा कि तुम 3 GB मेन मेमोरी के अंदर लोडेड हो, लेकिन वो पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम गेम खेल रहा है। सही है। अच्छा, अब तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारा कैरेक्टर भाग रहा है और वो जो 2 GB वाला स्पेस ना जो लोड हुआ था मेन मेमोरी के अंदर खत्म हो गया। अब उसको उस जगह पे पहुंचना है कि जो पार्ट ऑफ द गेम आपकी लोडेड है वर्चुअल मेमोरी के अंदर। तो उस वक्त क्या करेगा? उन पेजेस को जो अब तुम्हारे रिक्वायर्ड है वो उसको मेन मेमोरी के अंदर स्वैप करेगा। और मेन मेमोरी के अंदर ऑलरेडी 4 GB फुल है। कुछ पेजेस को उसको लगेगा कि ये रिक्वायर्ड नहीं है इस वक्त, तो उसको निकाल के वापस वर्चुअल मेमोरी के अंदर डाल देगा। तो ये पेज स्वैपिंग भी होती है, उसको पेजिंग है। वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी। That is the actual concept. Now we try to, instead of go into the further detail, मैं स्ट्रेटेजिकली तुम लोगों को एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवा देता हूँ। शायद मैंने पहले करवाया हो, नहीं, अब कर लेता हूँ।
तो पेज मैंने बहुत सारी जगह में लिखा हुआ, या दिस कैन बी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मजे का, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में। यार ये वही जो वेबसाइट के ऊपर चैप्टर 16 है ना, उसी को अगर तुम क्लिक करोगे उसके नोट्स को, तो उसके नोट्स भी होंगे नीचे, उसी के टॉपिकल पास पेपर्स होंगे। टॉपिकल पास पेपर्स हैं वो मोस्टली 9608 के होंगे, लेकिन वो रेलेवेंट है। उसी बुकलेट के अंदर ये पेज नंबर है 68 के ऊपर एक क्वेश्चन। तो पेजिंग थोड़ा सा डिस्कशन को पढ़ो, इसको देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। इसमें उसने क्या किया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि पेजिंग करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास एक पेज टेबल भी मेंटेन करता है। इसमें रिकॉर्ड रखता है कि जो गेम थी 3 GB की, उसके कितने पेजेस मेन मेमोरी के अंदर है, कितने पेजेस थे वर्चुअल मेमोरी में रखे हुए हैं। रिकॉर्ड रखना है उसको सारा, क्योंकि बाद में इधर उधर शफल हो रहे होंगे, तुम्हारा कैरेक्टर GTA 5 में यहाँ भाग के चला गया, फिर वापस आके इधर चला गया, तो कोई इधर चला गया, तो कितने पेजेस को निकाला, कितने को शफल किया, सब रिकॉर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना चाहिए। एक प्रोग्राम लोडेड है, गेम लोडेड है, इस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे होती है कि आपका पेज 1, पेज 2, पेज 3, जैसे वो प्रोग्राम आपका लोड है, ये सारे मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है। कैसे पता चलेगा? प्रेजेंस फ्लैग 1 है, और पेज फ्रेम एड्रेस हम तभी देते हैं जब वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद होता है। नीचे जाते 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 जो फोर्थ पेज है, वो राइट नाउ मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, फ्लैग 0 हो गया, उसका एड्रेस भी गिवन नहीं है। अगला वाला पेज उसका बहरहाल मेन मेमोरी में मौजूद है, उसका एड्रेस है 6 नहीं है। तो यहाँ पे उसने बड़े प्यार से चीजें आपको और समझाई हुई है, पेज इज नॉट करंटली इन द मेन मेमोरी, ये वो। The page frame address entry for page 2 is 245, ठीक है। State what the value 245 could represent। वो कह रहे हैं कि ऊपर देख के बताओ कि पेज 2 इस वक्त उसकी जो पेज, उसका पेज फ्रेम एड्रेस है 245 है, उसका क्या मतलब है? तुम कहोगे तो पेज 2 is currently in the main memory because the presence flag is set to 1 and it's in the memory location of main memory at 245। तो जो मेन मेमोरी की लोकेशन 245 के ऊपर ये इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसके प्रेजेंस फ्लैग वाली इंफॉर्मेशन हो गई, एक नंबर है। इस करंटली लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एट मेमोरी लोकेशन 245। प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट्स अंटिल दी, वो जो हमारी गेम है, प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट्स अंटिल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इन पेज 4। पेज 4 इज नॉट करंटली इन द मेन मेमोरी। स्टेट द हार्डवेयर डिवाइस दैट कुड बी स्टोरिंग दिस। अगर वो मेन मेमोरी में नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा पेज मेन मेमोरी के अंदर है, अब वो गेम चल रही है, चल रही है, चल रही है, 3 के बाद 4 पे जाना है, 4th मेन मेमोरी में नहीं है, तो कहां पर होगा? SSD। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होगा। हार्ड ड्राइव लिख दो, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। वो यही सुनना चाह रहा है। नीचे यहाँ भी थोड़ी चीज इंटरेस्टिंग हो रही है। कह रहा है कि when instruction is to be accessed is not present in the main memory, ठीक है। If all the page frames are currently in use, the content of the page frame will be overwritten with the new page. Okay. The page that is to be replaced is determined by a page replacement algorithm. One possible page replace करने के algorithms है. One possible algorithm is to replace the page that has been resident in the main memory for the longest time. मतलब जब आपने पेजेस लोड किए मेन मेमोरी में, किसी प्रोग्राम को, गेम को, किसी भी चीज को, तो आपने रिकॉर्ड बनाया कि भाई तुम कौन सा वाला पेज सबसे पहले आया, कौन सा वाला उसके बाद आया, कौन सा वाला उसके बाद आया। एक पेज रिप्लेसमेंट, अच्छा पेज रिप्लेसमेंट क्यों चाहिए? 4 GB है, और हम गेम चला रहे हैं, 1 GB वर्चुअल मेमोरी के अंदर भी है। अब कुछ उस वाले पेजेस की जरूरत है, उसको मेन प्रोग्राम में लेकर आना, मेन मेमोरी के अंदर, तो किन वालों को निकालें? रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो अगर हम ये जो हमें बता रहा है, अगर ये एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो वो पेजेस जो मेन मेमोरी में सबसे देर से मौजूद है, उनको निकालेंगे। सही है। यूज हो गया, उनको नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे उसने ये कहा है कि टू रिप्लेस द पेजेस दैट हैज बीन रेजिडेंट इन द मेन मेमोरी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, give the additional data that would need to be stored in the page table, time of the page when it will be loaded into the main memory, ठीक है। तो नीचे वो थोड़ा सुनना भी चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि पेज 4 को हम स्वैप कर रहे हैं पेज 5 के साथ, रिप्लेस कर रहे हैं। तो 4 को रिप्लेस कर रहे हैं 5 के साथ। 5 कहां पर रखा हुआ है?
542 के ऊपर हम लेकर आ जाएंगे अब पेज 4 को लेकर आ जाएंगे 542 पर। इसका प्रेजेंस फ्लैग सेट टू 1 करते हैं और ये जिस किसी टाइम पर जिस भी टाइम पे ये लोड हुआ होगा, ठीक है, मैंने आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और मिली सेकंड्स होना चाहिए था। सेकंड्स जो है एडिशनल डेटा मतलब ऐसे ही कुछ भी लिखना है। कुछ भी लिख दो। तो क्वेश्चन तो ये जरूरी है कि आप 542 को 1 लाजमी लिखें क्योंकि आप रिप्लेस करें उसको। हाँ, एडिशनल डेटा में भी कुछ इस तरह से लिखे हैं सही कि 21 आवर्स 53 मिनट्स 53 सेकंड। फॉर्मेट ही होना चाहिए मतलब। हाँ, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए जिससे लगे कि आपने टाइम मेंशन किया कि इस टाइम पे ये पेज लोड हुआ, तो जिसकी बेस पे फिर वो नेक्स्ट टाइम देखेगा कि यार ये सबसे पहले लोड हुआ था, इसको निकालो। टाइम के अलावा और कुछ नहीं है एडिशनल डेटा। नहीं फिलहाल इस क्वेश्चन में लिखें। नहीं, नीचे जाके वो कह रहा है कि एन alternative algorithm is to replace the page that has been used least। एक और एल्गोरिथम, उसमें आप ये कर सकते हो कि उस पेज को निकाला जाए जो कि सबसे कम इस्तेमाल हुआ। आपको पेज रिप्लेस करना है, लेकिन अब आप उस पेज को निकालें कि जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ ना, प्रोसेसर यूज ही नहीं कर रहा, उसका वो काम ही नहीं पड़ रहा, बस रखा हुआ है मेन मेमोरी के अंदर, सही यूज ऐसा। ठीक उसको है, निकाल दें। सही है। जी। तो give the different additional data, the number of time that process will be required by the microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर ने उस प्रोसेस को कितनी दफा रीच आउट किया, आप वो चीज, वो नंबर लिख सकते। 3 को किससे रिप्लेस करना? 1 का एड्रेस आके ढूंढते हैं क्या? 132 1 और 0 टाइम्स मतलब उसको यूज ही नहीं किया। क्योंकि अभी अभी हमने इसको लोड किया ना, हाँ तो इसको कितनी दफा माइक्रोप्रोसेसर ने रीच आउट किया? 0 दफा। अभी तो 0। फिर जितनी दफा प्रोसेसर इसको आगे यूज करता रहेगा, इसके नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 5 इस तरह से। इसको नंबर ऑफ हिट्स भी कहते नंबर ऑफ हैं। नंबर ऑफ हिट्स का मतलब द नंबर ऑफ टाइम दैट प्रोसेस इज बीइंग रीच्ड आउट बाय द। यूजफुल हुआ वो। हाँ, लेकिन हमारे सिलेबस में मैंने कीवर्ड नहीं देखा ऑनेस्टली। आई हैवंट सीन दिस कीवर्ड इन आवर सीआईएस, लेकिन वर्ल्ड वाइड इट्स बीन कॉमनली यूज्ड। जब हम कभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाके तुम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ोगे। यस। तो यार ये जो था आपका हो गया पेजिंग। पेजिंग मेरे ख्याल में इतना काफी है। कोई और वेरिएशन वाला क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। अभी तक ऐसे ही आ सकते हैं इसके सवाल। नहीं, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। डिस्क थ्रैशिंग के बारे में वो पूछ सकता है क्या होती है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो I'll try, क्योंकि हमने अभी ईयरली पास पेपर सॉल्व करना है, तो उसके अंदर डेफिनेटिवली इस तरह की चीजें आएंगी, उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। वर्चुअल मेमोरी, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। पेजिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, स्केड्यूलिंग। चलिए, अच्छा हुआ यार ये क्वेश्चन भी आ गया हमारी नजरों के सामने। यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज टू सिम्युलेट एडिशनल मेमोरी, managing the processes running on the CPU। Good. Managing the execution of many programs that appears to run at the same time। एक सेकंड, मजा नहीं आ रहा है थोड़ा। अच्छा नहीं होता क्या होता है ये? क्या ये सही? ये सही। Allocating non-contiguous blocks of data and relocating them। छोड़ दो, वैसे ये धोखा देने के लिए भी हो सकता है। अच्छा, transferring control to another routine when a service is reading, writing same size blocks of data from two secondary storage when required। पेजिंग का देखो, उसने इसको सेम ब्लॉक साइज क्यों बोला है? क्योंकि पेज बाय पेज उसके पेजेस बना के रखे हुए इसलिए होते हैं कि सेम ब्लॉक साइज को उठा के वो मेन मेमोरी में रखे। मेन मेमोरी का ब्लॉक का साइज सेम हो ताकि जब उठा के रिप्लेस करे तो मसला हो फटाफट। सो ये अच्छा हुआ कि हमने पेजिंग की एक नजर
डेफिनेशन भी देखिए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें और इधर आ जाते हैं। वर्चुअल मशीन, चलिए आपने लिखा है ब्लैंक्स में या एग्जामिनर में? नहीं पेपर एज इट इज दिस पेपर। अच्छा, पेज नंबर 77 वीएम के नोट्स भी होंगे। अच्छा, तुम्हें देख के नजर आ रहा होगा कि ये जो पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम है, पीछे ये जो एप्पल बना हुआ है, तो ये कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है पीछे? मैक ओएस हो सकता है कोई। मैक ओएस के ऊपर हम एक वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं। ये वीएम वेयर बड़ी नोन है, वीएम वेयर के डिफरेंट वर्जन है, वीएम फ्यूजन। अगर आप एप्पल मैकबुक के ऊपर, हार्डवेयर भी मैकबुक का हो, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैक ओएस हो, और आप चाहें कि उसके ऊपर विंडोज वाली एप्लीकेशन रन करते हैं, जैसे असद को इशू ये था कि हम उस वक्त वीबी के ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहते थे डॉट नेट के ऊपर। अब वीबी डॉट नेट का जो वर्जन हम रन करना चाहते थे, विजुअल स्टूडियो या विजुअल बेसिक का आईडीई, तो वो विंडोज बेस्ड था, मैक ओएस के लिए अवेलेबल था ही नहीं। हमने क्या किया, वर्चुअल मशीन वीएमवेयर को इंस्टॉल किया मैकबुक के ऊपर, मैक ओएस के ऊपर। उसने उसको बिल्कुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया विंडोज वाला, उसके ऊपर हमने विंडोज वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। गेम्स के एमुलेटर्स आते हैं। मुझे याद है कि एक टाइम था फोर्टनाइट, फोर्टनाइट के अलावा बैटल रॉयल के अंदर कौन सी गेम है, पबजी। पबजी शुरू शुरू में पीसी के ऊपर नहीं आई थी, तो लड़कों ने एमुलेटर्स डाउनलोड किए हुए थे, वर्चुअल मशीन एमुलेटर्स ओनली उसके ऊपर फोन्स पे। तो लड़कों ने लैपटॉप्स के ऊपर, पीसीस के ऊपर उसके एमुलेटर्स डाउनलोड किए। एमुलेटर्स के ऊपर वही जो एंड्रॉइड बेस्ड जो थे, वो उसी गेम उसको रन करना शुरू कर दिया। और वो जो बाकी स्मार्टफोन्स वाले थे उनकी शामत आ गई पीसी। तो खैर बाद में उन्होंने 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर लिमिट किया और बढ़ा, ताकि तो वो पॉसिबल किससे हो रहा है, वर्चुअल मशीन से हो रहा है। वर्चुअल मशीन का बेसिकली तो यहाँ पे पर्पस हमें समझ में आ रहा है, इसके लिए कीवर्ड है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प आउट करना। एक चीज और समझ में आती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो पबजी वाली गेम खेली होगी, तो उसको जो एनवायरनमेंट दिया होगा, उसको एंड्रॉइड ओएस वाला एनवायरनमेंट दिया होगा, लेकिन पीछे तो उसके विंडोज ही थी ना। तो अब विंडोज के ऊपर एंड्रॉइड, फिर एंड्रॉइड के ऊपर पबजी। इसी तरह से जब असद और मैं रन कर रहे थे, तो जो वीबी डॉट नेट था वो विंडोज, लेकिन विंडोज तो खुद मैक ओएस के ऊपर इंस्टॉल हुई है, और फिर उसके नीचे हार्डवेयर है। तो मैक ओएस में कोई नहीं है विजुअल बेसिक का? विजुअल स्टूडियो के अंदर आई थिंक डॉट नेट की सपोर्ट होगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने असल में खुद भी ज्यादा बच्चों के साथ पाइथन की कोडिंग कर रहा हूँ, वीबी स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो का फिर मैं। अच्छा, वर्चुअल मशीन में जो अगली चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो पास पेपर से करते हैं। वो हम करते हैं पास पेपर से, ज्यादा बोर नहीं करते हैं, नोट्स वगैरह पढ़ लेना। वर्चुअल मशीन के बेनिफिट्स, ये वाली पिक्चर बड़ी अच्छी है। एप्लीकेशंस ये उसने पेपर में बना के दिए, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी अच्छी है। इसमें हमारे पास एक, मैं तुम्हें अपनी वाली पिक्चर दिखा रहा हूं। मैं सिर्फ विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, उसका नाम है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। इसके अंदर विंडोज का ना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की। उसके अंदर मेरे पास देखो दो वर्चुअल मशीन है, एक काली लिनक्स है और एक और कोई विंडोज 10 है। उसके ऊपर वर्चुअल है, दो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं दोनों को रन कर सकता हूँ, मैं तीन को भी रन कर सकता हूँ। वो खैर एक अनदर रीजन है कि हम एथिकल हैकिंग के अंदर हम है। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 2। तो हार्डवेयर मेरा हो गया ये लेनोवो, ठीक है, 8 जनरेशन जो भी है। और उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल हो गई। उसके ऊपर मैंने वीएम वर्चुअल बॉक्स ऑरेकल का इंस्टॉल कर लिया। उसके ऊपर मेरे पास विंडोज 10 भी है, और मेरे पास उसके ऊपर लिनक्स का भी एक डेस्ट्रो है, काली लिनक्स। अब ऑफ कोर्स जो विंडोज 10 है या विंडोज 7 है, विंडोज 11 भी मैं कर सकता हूँ वर्चुअली। उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन रन हो रही हैं,
और कुछ लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन रन हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर मैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूँ, कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, कुछ मैं लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन पर रन कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे उसने क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्क्राइब टू ऑफ द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर अंडरटेक्स मेनी टास्क्स, डिस्क्राइब टू ऑफ दीज टास्क। वर्चुअल मशीन का काम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना है, दो मेजर वो क्या काम करता है वर्चुअल मशीन, यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या करेगा? और एक नए एनवायरनमेंट को सिमुलेट करता है। एक न्यू सिस्टम को टास्क क्या होगा, तो तुमने उसकी एक डेफिनेशन बता दी, काम क्या करेगा? सेशन क्रिएट करता है फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है, और उस सेशन के लिए जितने भी तुम उस गेस्ट ओएस के अंदर जितना भी काम करोगे उसको स्टोर करेगा, सेव करेगा। जो हार्डवेयर की रिसोर्सेज है, माइक्रो प्रोसेसर का टाइम, मेन मेमोरी, उसको वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बोरो करके, ठीक है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, और फिर वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आगे एप्लीकेशंस को देगा। तो ये जो मेजर टास्क है वर्चुअल मशीन के, सही है, हार्डवेयर के रिसोर्सेज होस्ट ओएस से बोरो करके एलोकेट करना गेस्ट ओएस को, और आगे गेस्ट ओएस पर एप्लीकेशंस को करेंगे असाइन, और सेशंस क्रिएट करना ताकि उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो भी वो गेस्ट ओएस काम कर रहे हैं उस रिकॉर्ड भी। चलिए तो टेस्ट को डालना करता होगा, वो नहीं आता होगा। ये उसका ड्रॉबैक है। वो नीचे पूछता है बेनिफिट क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही हार्डवेयर है इंटेल का, एंड्रॉइड वाली एप्लीकेशन भी रन कर रहा हूँ, लिनक्स वाली भी कर रहा हूँ, एप्पल वाली भी कर रहा हूँ। ये इसका बेनिफिट, ड्रॉबैक क्या है कि कंपैरेटिवली स्लो है। प्रोसेसर बहुत ज्यादा हो रहा है। Few microprocessor have to do more tasks because of the layers in between. The guest OS will going to ask the host OS to allocate the resources of the hardware. Explain the difference between guest operating system and the host operating system. आसान अल्फाज में बताओ, दो नंबर तो हो गए। वो है जो गेस्ट को परमिशन लेके वो कुछ करे, और गेस्ट को होता है जो कि परमिशन लेने पर एक नंबर, दो नंबर वाली डेफिनेशन बताओ, 50% मार्क्स आए। अभी मैंने एक चीज काफी दफा रिपीट की है, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द हार्डवेयर, सही है। Most operating system have the direct control of the hardware, whereas the guest operating system borrows the resources of the hardware through the virtual machine from the host OS. उसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, इनडायरेक्ट एक्सेस होगा, जो उसको जितना होस्ट OS अलाउ करेगा, फिर जितना वर्चुअल मशीन उसको अलाउ करेगी। ये मेजर डिफरेंस है। A computer uses a company uses a computer as a web server, वगैरह वगैरह. The company also considering changing the web server software when the OS change. Whenever the change is made, it's important that the web server service is not disrupted. Describe two possible use of the virtual machine by the company. Use one क्या है? बड़ा आसान है। वर्चुअल मशीन को वो क्यों यूज करना चाहेंगे? एक कंपनी है, वो उसने विंडोज सर्वर 2013 इंस्टॉल की हुई है, सही है, और the manufacturer will no longer support the computer's operating system. विंडोज ने बोला कि भाई ये जो आपने विंडोज सर्वर 2013 इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी बेस पे आप अपने वेब पेजेस का एक्सेस दे रहे हो अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उसको, लेकिन ये अब 6 महीने के बाद हम इसकी सपोर्ट खत्म कर देंगे। तो अब इस मौके पे कंपनी क्यों चाहेगी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2020 वो इंस्टॉल करे, लेकिन उससे पहले ये वाला काम करे? दो यूजेस। एक यूज तो ये है बड़ा कॉमन, कि वो देखना चाहते हैं कि भाई जो उसके हार्डवेयर है उसके ऊपर जो नया वाला उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है हमें, क्या वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पहले अपने पास अपने सर्वर्स के ऊपर वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करके विंडोज सर्वर 2020 को इंस्टॉल करके रन करके चला के देखेंगे डज इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। To test the new software, the company will run the newer software or the cross-platform software operating system using the virtual machine. जैसे मैं अभी Windows 11 को Windows 10 के ऊपर रन करके देख सकता हूँ using virtual machine,
या विंडोज 11 विंडोज 10 को यूज करके दिखा दो। एक चीज तो ये होगी टेस्ट करने का पर्पस। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है? अच्छा देखो, इसी के अंदर ही उसका जवाब मौजूद है कि कंपनी विल देन नीड टू डिसाइड अ रिप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर। So one software can be provided by the manufacturer, the newer ones. So company want to test that. The second test the company might be thinking of is that the company can think of an operating system by another manufacturer. फॉर एग्जाम्पल हम पेपर में नहीं लिख सकते कि प्रोप्राइटरी हो जाएगा। कंपनी सोचती है कि भाई विंडोज 2020 ज्यादा महंगा दे रहे हैं यार, लिनक्स के ओपन सोर्स है, फ्री है यार। सर्वर्स दुनिया में 95% बैकएंड के ऊपर लिनक्स सर्वर्स होते हैं, लिनक्स में शिफ्ट होते हैं। तो अब वो अगर एक अनदर मैन्युफैक्चरर के एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोच रहा है, तो वो भी यही करेगा कि यार पहले वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, उसको रन करके टेस्ट करें। So these are the two type of tests can be done, that the newer version of the software provided by the same manufacturer can be tested, or the company can think of getting a another operating system from some other manufacturer. They will be needing a virtual machine to actually run it on their hardware and test. All right. Whenever any changes are made, it's important that the service are not disrupted. तो मीन वाल उनकी जो है वो चेंजेस से जो भी वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पुराना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। ओके, ये वो वाली बात, कहा वाली बात कि यार क्या लिमिटेशन है, बिकॉज host guest allocation of resources, that's why um, the efficiency of the system will not be there. अच्छा, मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ वर्ड हो रहा हूँ ना, जैसे आई थिंक वी नीड अ ब्रेक, ऑल नीड अ ब्रेक। लेकिन यार इसको हमने प्रॉपरली सॉल्व करना है। ये नीचे इंटरप्ट हैंडलिंग है, वर्चुअल मशीन, गेस्ट ओएस, होस्ट ओएस, उसी जैसा एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, मिलता जुलता है। उसमें उसने बेनिफिट पूछा है, लिमिटेशंस पूछी हैं, इसमें से दो लिमिटेशंस पूछी हैं। अप्रोच उसने क्या यूज किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी यूजेस वर्चुअल मशीन टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर। बेनिफिट होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस कैन बी रन। Company does not have to buy separate hardware for separate applications. Limitations: speed, bandwidth. Another limitation, performance speed जो है वो तो limited हो गई। Another limitation, the uh, the developers or the employees need to be trained, so they should know how to work with the virtual machines and using those virtual machines, how to run the application softwares over them. ये भी task है, सही है कि आप मतलब ट्रेन एम्प्लॉइज होने चाहिए आपके पास। सिक्योरिटी कितना ज्यादा सेफ होती है हमारा डेटा? यार देखो, यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सीआई की बात से हट के बात कर रहा हूँ। मैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर अगर मुझे कुछ भी, जैसे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमें डार्क वेब तो लगा के दिखाए, मैंने कहा बेटा मैं विंडोज तो मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा, हालांकि टॉर के और फॉक्स के ब्राउजर्स हैं। तो मैंने इसके ऊपर गया, एक सेशन क्रिएट किया, काले लिनक्स को चलाया, उस पर थोड़ी देर के लिए जो भी बच्चों को करके दिखाया। अब वर्चुअल मशीन में क्या होता है, वाई सो सिक्योर कि वर्चुअल मशीन के अंदर मैं एक मैक एड्रेस की मास्किंग कर सकता हूँ, आईपी एड्रेस को बाउंस कर सकता हूँ, प्लस सबसे इसका आसान तरीका, हम लोग कॉग्निटिव मोड्स ऑन कर रहे होते हैं ना, ठीक है। लेकिन इसमें ये होगा कि अब मैंने, क्योंकि वर्चुअल मशीन के ऊपर मैंने काले लिनक्स को रन किया, काले लिनक्स को बंद किया, वो सेशन क्रिएट हुआ था, उसको मैंने बंद किया, वर्चुअल मशीन ने उस काले लिनक्स को खत्म कर दिया, वापस मैं होस्ट ओएस पर आ गया, वो सेशन खत्म, बात गई, रात गई, बात चली गई, डेटा सारा गया। क्या उसको, उसका कोई ट्रेस ही नहीं, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता था, वो वर्चुअली था, फिजिकल उसको हमने यहाँ पे किसी जगह पे जगह ही नहीं दी, तो मोस्ट सिक्योर हो गया ना। तो दिस इज द
ये तो बहुत यूज होता होगा, वो करता हूँ इसको यूज जिससे प्लेटफॉर्म के लिए। हाँ, जिसको इस पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। तो खैर हमने एक दो ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा दिए। हमें एथिकल हैकिंग सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप एक लैपटॉप पे उसमें विंडोज इंस्टॉल करें, एक को सर्वर बनाएं, एक के ऊपर काली लिनक्स इंस्टॉल करें, फिर काली लिनक्स से विंडोज को सर्वर को अटैक करें। हम एक ही लैपटॉप के ऊपर सारी चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं पूरे, ये इस पे काली लिनक्स यूं चल रही है, नजर आ रही है, यहाँ पे विंडोज चल रही है। तो यू कैन इन वन सिंगल प्लेटफॉर्म यू कैन टेस्ट एंड रन कि मैंने काली लिनक्स से कमांड भेजी और ये उसी लैपटॉप के ऊपर, ये मेरे विंडोज के ऊपर ये फाइल मेरी हैक हो गई, which can be actually done on separate systems as well. Mimic कर सकते हैं। सबसे वर्चुअल मशीन का ये एडवांटेज है कि डिवाइसेस कम यूज होंगी और प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज यस, एक दो बेस्ट ओएस उसने किए हुए हैं। कॉस्ट फ्रेंडली किस तरीके से है? यस, आपको ट्रेनिंग आपकी वो क्या आपको यूज कैसे करना है? ट्रेनिंग थोड़ी सी रिक्वायर्ड है। मेरे ख्याल में वर्चुअल मशीन के लिए इतना काफी है, बाकी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आरपीएन सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड जाते हुए सिंटैक्स एनालिसिस, उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर बीएनएफ, बीएनएफ के बाद हमने कोड जनरेशन तो कुछ भी नहीं था, कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पूरा असेंबली लैंग्वेज एक्यूमुलेटर पूरा वो चला के देखा था हमने। प्रोसेस की स्टेट्स हो गई, प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गई, सही है ना। और आरपीएन, आरपीएन के अंदर स्टैक का यूज होना हो गया, वो सारी बातें होगी। आरपीएन की थ्योरी भी है, क्यों आरपीएन करते हैं, क्योंकि आरपीएन क्यों करते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्यों करते क्योंकि जो बॉडलेस में रूल है, हैं। कंप्यूटर जो है वो बॉडमास जो प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को वो अंडरस्टैंड नहीं करता, ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो हमें जो है वो उसको आरपीएन फॉर्म के अंदर इक्वेशन देनी होती है ताकि उसको स्टैक में पुट करे, उस तरह से वैल्यूज को ऑपरेट करे और सही रिजल्ट हमें जनरेट करे। गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ये। तकरीबन अब सब चीजें हमें देखी देखी लग रही हैं। बीएनएफ हो गया, रेडी टू रनिंग स्टेट्स हो गई, प्रोसेस स्टेट्स, रेडी से रनिंग, रनिंग से ब्लॉक, ब्लॉक से रनिंग, रनिंग से रेडी, तो ये लीविंग द सिस्टम, एंटरिंग द सिस्टम। शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड क्यों होती है, राउंड रॉबिन, सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेक्सिकल एनालिसिस, द लिस्ट गोज ऑन। चैप्टर 16 अब तुम देखोगे पास पेपर्स, इंशाल्लाह वो सब देखा हुआ सुना हुआ लगेगा, सॉल्व कीजिएगा। चैप्टर 16 को क्लोज करते हैं, बाकी पास पेपर के अंदर भी चीजें सामने आएंगी, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। चलें, signing off from chapter 16, we're going to get done with the chapter 17 in one go, एक क्लास में। chapter 18 in one go, छोटे छोटे। सिक्योरिटी चैप्टर 17 और चैप्टर 18 के अंदर डाइकेस्ट्रा, एस्टेरिक, एआई, उसके अंदर रीइंफोर्स लर्निंग और सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। सिक्योरिटी के अंदर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, एसएसएल का, सिमेट्रिक का थोड़ा सा ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट, बस। सही है, चलेंगे। अल्लाह हाफिज। चैप्टर 16 साइनिंग ऑफ।